अच्छा, क्या आपको पता है कि मूवी के एंड में इतने सारे हस्तर कैसे और कहां से आए और ये कैसे पॉसिबल हुआ कि हर गुड़िया के लिए इतने सारे हस्तर आ गए? और क्या आपको ये पता है कि हस्तर उस आटे की रेखा को क्यों पार नहीं कर सकता, जबकि वैसे तो वो आटे की गुड़िया खा भी लेता था और उसे उठा भी लेता था, और है तो दोनों आटा ही, मतलब रेखा भी आटे की बनी है और गुड़िया भी, तो रेखा पार करने में क्या दिक्कत है? सो मेरी जान, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और डिटेल पर हम आज के इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही तुम्बाड़ पार्ट 2 के बारे में भी आपको कुछ कमाल का बताएंगे, जो कि इसके मेकर्स ने भी अब तो ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर आएगा। तो तुम्बाड़ 2 की फाइनली हमने एक स्क्रिप्ट लॉक कर ली है, तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम शूट करेंगे। कब रिलीज होगी मुझे पता नहीं है, अगले साल हम शूट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिटेल नंबर 1, तो मूवी में बताया जाता है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है और इसीलिए हमने उसका मंदिर बनाया, एंड फिर उसी दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। अब भाई कई लोगों को तुम्बाड़ देखकर लगता है कि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। ये लाइन बारिश के कॉन्टेक्स्ट में कही गई है कि अब वहाँ कभी सूखा नहीं पड़ता और हरियाली रहती है, पर भाई एक्चुअल में ये लाइन हस्तर के पंजे से मिलने वाले सोने के बारे में कही गई है। क्योंकि आप सोचो ना कि अगर वो लोग बारिश को वरदान मानते तो भाई वहाँ रेगुलर बारिश होती है, जो कि किसी भी फसल के सर्वाइवल के लिए सही नहीं है। ऊपर से वहाँ के लोगों को ये कैसे पता चला कि मंदिर बनते ही देवताओं का क्रोध बारिश के रूप में ही निकलेगा? कुछ और भी तो हो सकता है। लेकिन अगर हम सोने के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो यस, क्योंकि भाई हस्तर ने देवी का सारा सोना चुरा लिया था और उस हिसाब से अब वो सोने का भगवान है, और अब क्योंकि वो सोने का भगवान है तो लोग तो धन की प्राप्ति के लिए उसकी पूजा करेंगे ही। बाकी जब विनायक का बेटा पांडुरंग अपने बाप से पूछता है कि कैसा वरदान, तब विनायक खुद कहता है कि जब तू देवी की कोख में जाएगा तो समझ जाएगा। कहते हैं उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। पर हमने उसे जगाया ही क्यों? क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान है। डिटेल नंबर 2, सो लास्ट में जब ये लोग हस्तर का पंजा चुराने जाते हैं तो इस बार पहली दफा वो इस बॉक्स के बाहर भी रेखा बनाकर जाते हैं। पर क्यों, क्या आपको पता है? तो भाई वो इसीलिए क्योंकि विनायक को पता था कि पंजा चुराने में समय लगेगा, और इस बीच अगर भागने में देरी हुई और भागते हुए वो उस बॉक्स को बंद नहीं कर पाए, जो कि वो हर बार करता है, तो हस्तर उस बॉक्स के बाहर भी आ जाएगा। तो इसीलिए वो उस बॉक्स के बाहर भी रेखा बनाकर जाते हैं, ताकि अगर वो बॉक्स बंद नहीं कर पाए तो भी हस्तर बॉक्स के बाहर ना आ पाए और उस रेखा से टकराकर वहीं पर भस्म हो जाए। एंड फिर एंड दी एंड होता भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा अलग तरह से, जहां वो जलकर खत्म तो हो जाता है पर विनायक को भी काट लेता है और उसे भी वो श्राप लग जाता है कभी न मरने वाला। डिटेल नंबर 3, सो जब ये लड़की कहती है कि अगर आप मुझे 50 रुपए दोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये 50 कैसे आए। अगर आप मुझे 50 रुपए दोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि ये 50 कैसे आए। सो ये 50 उसे उस सेठ ने दिए थे ताकि विनायक राव उस रात उस लड़की के साथ ही रुके और तुम्बाड़ न जाए, एंड वो सेठ उसी सेम रात तुम्बाड़ जाकर मुद्राएं ला सके। क्योंकि भाई वैसे भी विनायक भाव का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि वो किस दिन तुम्बाड़ में जाएगा और किस दिन नहीं, तो इसीलिए उसने वो लड़की वहां पर छोड़ी ताकि कम से कम आज की रात तो विनायक उसके साथ रुके और तुम्बाड़ न जाए। डिटेल नंबर 4, सो ये लोग बॉक्स के बाहर भी लालटेन रखकर जाते हैं, पर पता है क्यों? तो भाई वो इसीलिए ताकि बाहर आते समय भागते भागते अंधेरे की वजह से ये लोग कहीं इस रेखा को ही अपने पैरों से न मिटा दे, वरना सत्यानाश हो जाएगा। बाकी भाई विनायक के दिमाग को मानना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो इस बंदे के दिमाग को स्टैंडिंग ओवेशन मिलनी चाहिए। डिटेल नंबर 5, अच्छा हस्तर उस कुएं में गुड़िया से आता है, मगर जाता कैसे है? क्योंकि विनायक का दोस्त जब उस कुएं में आता है तब हस्तर उसको खाने के बाद विनायक कुएं में आता है, एंड तब हस्तर वहां पर नहीं होता। सो आई थिंक कि जब तक उस कुएं में कोई रहेगा हस्तर भी वहीं रहेगा, और फिर उस इंसान के जाने के बाद या फिर उसको खाने के बाद हस्तर वहां से चला जाएगा। बाकी यार विनायक जो रेखा बनाता है वो हर बार मिट क्यों जाती है, जो कि उसे वो हर बार बनानी पड़ती है? डिटेल नंबर 6, सो यहाँ पर मेरी एक पर्सनल एडवाइस है विनायक के बेटे पांडुरंग को, जिससे कि वो आराम से हस्तर का पंजा चुरा सकता था। तो अगर आपने ध्यान दिया है तो हस्तर गुड़िया दिखाने पर आता है। क्लाइमैक्स में भी जब तक वो उस थैले से गुड़िया नहीं निकालते तब तक हस्तर नहीं आता, और सिर्फ 2 ही हस्तर आते हैं क्योंकि 2 ही गुड़िया बाहर थी। सो अगर ये लोग ऐसा करते कि एक गुड़िया खाने के बाद दूसरी गुड़िया फेंकते या थैले से निकालते तो मे भी कोई दूसरा हस्तर नहीं आता, बल्कि एक ही हस्तर आता और वही उन सारी गुड़ियास को एक एक करके खाता और ये लोग आराम से पंजा चुरा कर निकल सकते थे। वैसे आपको इस बारे में क्या लगता है, क्या ये आइडिया वर्क करता? भाई मैं अगर विनायक के या उसके लोंडे की जगह होता तो मैं तो ऐसा जरूर करता। बाकी मेरे इलाके में ऐसी कोई मिस्टीरियस जगह भी तो नहीं है जहां मैं ऐसा कुछ कर सकूं। डिटेल नंबर 7, तो विनायक सरकार का बेटा है और उसकी माँ सरकार की दूसरी बीवी थी, या यूं कहूं कि रखेल। बाकी दादी, जिसे कि हस्तर ने काट कर कभी न मरने वाला श्राप लगा दिया था, वो सरकार की परदादी है, यानी उसकी दादी की भी दादी। तो भाई इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दादी की उम्र कितनी ज्यादा थी। बाकी दादी के मुंह में वो कील
कीलें इसलिए लगाई गई थी ताकि वो किसी को खा न सके, वरना उसे भी श्राप लग जाएगा। पर जब उसके हाथों हथकड़ियों से निकल गए बहुत समय, क्योंकि उसे हो गया था, तो उसने वो कीलें भी निकाल ली। बाकी बॉस, दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, इस लाइन से दादी क्यों सोती थी, आपने कभी सोचा है? दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। तो भाई वो इसीलिए क्योंकि भाई हस्तर की वजह से ही दादी को श्राप लगा था कभी न मरने वाला। बाकी मुझे दादी का ये श्राप कुछ कुछ कुंभकर्ण से इंस्पायर लगता है, क्योंकि भाई वो भी सिर्फ सोने और खाने का ही काम करता था, जैसा कि इस श्राप में होता है। पूरी बॉडी खत्म हो जाती है और वो सिर्फ सोने और खाने में ही व्यस्त रहते हैं। वैसे कुंभकर्ण का रेफरेंस हमें रायन मूवी में भी देखने को मिलता है, जहाँ रायन का ये भाई सिर्फ खाने और सोने का ही काम करता है। बाकी रायन मूवी में कई जगह पर रामायण से रेफरेंस लिए गए हैं, तो अब आप रायन डिटेल्स की ये वीडियो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नंबर 8। सो हस्तर सिर्फ गीली आटे की गुड़िया को ही उठा पाता था, नॉर्मल आटे को तो वो छू भी नहीं पाता था, छूने की कोशिश भी करता था तो भस्म हो जाता था। अब क्योंकि उसे देवताओं ने ऐसे श्राप दिया था जिससे कि वो आटे पर अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, और देवी से भी उसने सोना तो ले लिया था पर अनाज नहीं ले पाया था। बाकी हस्तर उस आटे को सिर्फ तभी खा सकता था जब कोई गीली आटे की गुड़िया बनाकर खास उसके लिए लाए, जैसे कि बाकी देवताओं को उनका मनपसंद भोज बनाकर प्रसाद की तरह चढ़ाया जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हस्तर को गीले आटे की गुड़िया बनाकर देनी होती है जो कि उसका भोग है। एंड भाई इसीलिए हस्तर उस आटे की गुड़िया को तो उठा लेता था पर आटे की रेखा को पार नहीं कर पाता था, क्योंकि वो रेखा उसको रोकने के लिए थी और वो गुड़िया उसके खाने के लिए थी। सो आई होप कि अब तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी जिससे हस्तर से सोना चुराया जाता था। डिटेल नंबर 9। सो मूवी के एंड में जब हस्तर का पंजा चुराने ये लोग जाते हैं तो बहुत सारे हस्तर आ जाते हैं, जितनी गुड़िया उतने हस्तर। अब कई लोगों को ये चीज यहाँ पर समझ में नहीं आई है कि ऐसा कैसे हुआ, इतने सारे हस्तर कहाँ से पैदा हुए, जबकि हमें तो सिर्फ एक स्तर के बारे में बताया गया था। तो मेरी जान, मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि देवताओं के प्रहार से हस्तर तिनकों में बिखर गया और फिर देवी ने अपनी कोख में उसे शरण दी। तो भाई ये जो हस्तर तिनकों में बिखरा था, क्लाइमेक्स में दिखाए गए सारे हस्तर वही तिनके थे, यानी कि एक तिनके का एक हस्तर। इस हिसाब से आप जितनी गुड़िया लाओगे उतने हस्तर आ जाएंगे, एंड इसीलिए मूवी के लास्ट में इतने सारे हस्तर आते हैं। बाकी जिस पंजे को चुराने ये लोग गए थे वो पंजा विनायक मूवी के लास्ट में पांडुरंग को देता है, मगर पांडुरंग उसे नहीं लेता और फिर आग के लगने से विनायक के साथ साथ वो पंजा भी जलकर खत्म हो जाता है। लेकिन भाई अगर आप अब ये सोच रहे हो कि पंजे के जलने से सोने की कहानी तो खत्म हो गई, तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि वहां पर लाखों हस्तर हैं और उनके पास लाखों पंजे हैं जिनमें कि सोना ही सोना है। तो अभी सोने की कहानी तो खत्म नहीं हुई है। डिटेल नंबर 10। सो विनायक और उसका बेटा जब पंजे चुराने की बात करते हैं तो उसकी ये रखेल वहां पर होती है जो कि सब कुछ सुन लेती है। ऊपर से वो इतने वर्षों से विनायक के घर में रह रही है, तो मे भी उसे सब कुछ पता चल गया होगा तुम्बाड़ के बारे में और वाड़े के बारे में। तो मे भी नेक्स्ट पार्ट में इस कैरेक्टर को भी आगे बढ़ाया जाए और उसका कोई इंपॉर्टेंट काम फिल्म के अंदर हो। डिटेल नंबर 11। अच्छा, ये एक नॉर्मल सी डिटेल है जो कि आपको पता होगी, बट मैं इसे इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्यों। तो ये लोग उस आटे की गुड़िया में कंकड़ भी डालते हैं और इस बारे में मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा था कि क्यों। तो अब आई होप कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये नहीं पता। तो भाई वो कंकड़ इसलिए डालते हैं ताकि हस्तर को आटा चबाने में समय लगे और तब तक ये लोग मुद्रा चुरा कर भाग सके। डिटेल नंबर 12। सो आपने इनके कान में ये बाली नोटिस की होगी, तो आपको तो पता ही है कि ये लोग राव हैं और इन लोगों में ये ट्रेडिशन है जिसकी वजह से ये लोग इसे पहनते हैं। बाकी सेम यही चीज आपने मुंजिया मूवी में भी देखी होगी। यहाँ तक कि अगर बाजीराव मस्तानी आपने देखी है तो वहां पर भी हम सेम इसी चीज को नोटिस कर सकते हैं। डिटेल नंबर 13। सो फिल्म के एक्टर और प्रोड्यूसर शोहम शाह के अकॉर्डिंग वो इस फिल्म का नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे, जिसकी की स्क्रिप्ट उनके पास रेडी है और अगले साल इसकी शूटिंग शुरू करेंगे, यानी कि 2025 में। तो तुम्बाड़ 2 की फाइनली हमने एक स्क्रिप्ट लॉक कर ली है, तो मुझे उम्मीद है कि अगले साल हम शूट करेंगे। कब रिलीज होगी मुझे पता नहीं है, अगले साल हम शूट करेंगे। तो उनके अनुसार पार्ट 2 की स्टोरी पांडुरंग की लाइफ पर होने वाली है कि वो आगे क्या क्या करता है, उसके साथ आगे चलकर क्या होता है और गवर्नमेंट इसमें क्या रोल निभाती है, वो वाड़े को पांडुरंग को सौंपती है या नहीं सौंपती, ये सब नेक्स्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट होने वाला है। बाकी वो इस फिल्म को ट्रायलॉजी बनाने वाले हैं एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह। एंड उनका कहना है कि पार्ट 2 में गोल्ड का लालच नहीं होगा मगर फिल्म की थीम लालच ही होगी। मतलब इस बार दूसरी किसी चीज को पाने के लिए पांडुरंग अपने हाथ पर मारेगा। तो भाई मे भी इस बार लालच का पावर हो। वैसे भी विनायक भाव नए नए पॉलिटिशियंस को चंदा तो दे ही रहा था, तो हो सकता है कि उसका बेटा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ले। और अगर वो ऐसा करता है तो इससे दो चीजें होंगी। पहला तो ये कि उसे पावर मिल जाएगी जो कि एक तरह की ग्रीड ही है, यानी कि लालच। और दूसरी चीज ये कि वो उस वाड़े को सरकारी प्रॉपर्टी में मिलने से रोक सकेगा। बाकी भाई जिस तरह की हरामीगिरी पांडुरंग में है अपने बाप की तरह लस्ट और लालच को लेकर, तो उसका आगे चलकर एक पॉलिटिशियन बनना ऑथेंटिक तो लगेगा।
सो बॉस, अभी मेरी सिर्फ एक थ्योरी है कि नेक्स्ट पार्ट में ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं, बाकी अगली थ्योरी तो और जबरदस्त है। तो डिटेल नंबर 14। सो बताया जा रहा है कि नेक्स्ट पार्ट इमोर्टैलिटी पर फोकस करने वाला है, यानी कि अमरता के लालच पर। एंड यस, ये कॉन्सेप्ट पार्ट 2 को तुम्बाड़ के थीम के साथ जोड़कर आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसमें अमर होने का लालच तो होगा ही, साथ ही अमरता प्राप्त करने के लिए पांडुरंग दोबारा से हस्तर के पास जाएगा या फिर उसकी पूजा करेगा। क्योंकि भाई जिस तरह से लोगों ने सोना पाने के लिए उसका मंदिर बनाकर उसकी पूजा की थी, तो ये सेम चीज अमरता के कॉन्सेप्ट में भी की जा सकती है। वैसे भी भाई सबको पता है कि हस्तर सदियों तक जीता है, उसको ये श्राप है, और उसका कटा हुआ इंसान भी ऐसा ही हो जाता है। हाँ, बस उसकी बॉडी खराब हो जाती है, तो भाई अब इस श्राप को थोड़ा बहुत चेंज करके अमर तो हो ही सकते हैं, अगर बॉडी को खराब होने से बचा सके तो। और वैसे भी तुम्बाड़ के अभी रिलीज हुए थिएटर वर्जन में एक वॉइस ओवर से बताया जाता है कि ये दरवाजा फिर खुलेगा और अब की बार प्रलय आएगा। प्रलय आएगा। सो आई थिंक कि ये बात पांडुरंग के हस्तर के पास जाने पर की गई है। बाकी मुझे लगता है कि पांडुरंग को अमरता का ये विचार फिल्म के एंड में उसके बाप की वो हालत देखकर आया होगा कि कितना भी सोना आदमी के पास क्यों ना हो, वो कितनी भी कमाई क्यों ना कर ले, आखिर में तो लोगों को मरना ही पड़ता है। तो भाई हो सकता है कि इस इंसिडेंट के बाद उसे लगे कि क्यों ना मैं अमर ही हो जाऊं। डिटेल नंबर 15। सो फिल्म में हस्तर की मूर्ति में जो मुद्रा है उस पर ये आर्ट बना हुआ है, जो कि मे भी हस्तर की इमेज है, जबकि विनायक जो मुद्रा देवी की कोख से लाता था उस पर ये आर्ट बना हुआ है, जो कि गेहूं की डाली की तरह दिख रही है। अब क्योंकि हस्तर को आटा ही चाहिए, या फिर देवी सोने के साथ साथ अनाज की भी देवी है, और ये मुद्रा उसे वहीं से मिली है, तो मे भी इसीलिए इस मुद्रा पर गेहूं की डाली का आर्ट बना हुआ है। बाकी अगर हम इस मुद्रा को ध्यान से देखें तो इसकी एक तरफ गेहूं की डाली है और दूसरी तरफ मे भी ये हस्तर की इमेज है। डिटेल नंबर 16। सो ये अंकल वाड़े में एक पुरानी आटा चक्की को देखते हैं, जिससे कि मे भी विनायक के पूर्वज आटा पीसकर हस्तर के पास लेकर जाते थे और सोना लेकर आते थे। एंड भाई यहाँ पर उसे कुछ औरतों की आटा पीसती पेंटिंग में दिखती हैं, जिनके की मुंह काले हैं और वो लाल साड़ी में हैं। सो आई थिंक कि ये सारी सती हुई औरतें हैं, क्योंकि वो ऐसे ही रहती हैं, विनायक की माँ भी और वो लड़की भी, जिसे ये अंकिल लेकर आया था। सो ये थी वो डिटेल्स जो कि हमने तुम्बाड़ मूवी में नोटिस की। बाकी आपने भी अगर कुछ नोटिस किया है तो वो आप हमें बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं, जैसे कि विनायक की माँ सदाशिव को मूवी के लास्ट में वाड़े में क्यों लेकर जाती है और उसके चेहरे पर ये निशान किस चीज का था। सो क्वेश्चन तो बहुत है गुरु,